हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार पुनः कैरियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे परीक्षाओं का शेड्यूल लगा हुआ है, तो तैयारी जम करके चल रही होगी, अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और ज्यादा धार देने के लिए आपका दोस्त कैरियर मास्टर 43 का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तत्पर है, कमर कस लिया है। तो इसी तत्परता में, इसी कड़ी में आज हिंदी का या हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, उसी पर थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उस चैप्टर से संबंधित वो बारीक से बारीक चीजों को आपको बताया जाए, जिससे यदि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई ऐसा प्रश्न आपका छूटे ना, उस पर पूरी तरीके से आपका कमांड हो जाए। तो वो हिंदी का कौन सा सेगमेंट है, कौन सा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, कारक हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसको हम कारक कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। तो इस लेक्चर में कारक होता क्या है, उसके भेद क्या हैं, विभक्तियां क्या होती हैं और कारक कैसे पहचानेंगे, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत की जाए और ये जाना जाए कि कारक है क्या। तो सबसे पहले जैसे एक उदाहरण से ही हम कारक की पहचान की शुरुआत करते हैं कि कारक होता क्या है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिख दिया गया और वो एग्जाम्पल लिखा है, जैसे लिखा है राम रावण बाण मारा। अब आप इस शब्दों को जरा गौर से देखिएगा, तो ये शब्द तो जरूर लिखे गए हैं, लेकिन यदि इससे वाक्य की संरचना हो रही है, क्या यह कोई वाक्य है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये वाक्य ही नहीं है। क्योंकि वाक्य बनने के लिए जो शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं, उनके बीच संबंध होना चाहिए। उन शब्दों के बीच में जब कोई ना कोई संबंध होगा, तब वो वाक्य का रूप धारण करेगा, नहीं तो वो पद होगा या शब्द होगा। जैसे यहां राम एक शब्द है, रावण एक शब्द है, बाण एक शब्द है, मारा शब्द है। लेकिन अब इस शब्द को वाक्य के रूप में परिवर्तित करने का काम जो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कारक कहते हैं। अर्थात शब्दों के बीच जो संबंध स्थापित करे, वही कारक है। परिभाषा क्या दी गई है? देखो, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ, जैसे इस वाक्य को हम बनाना चाह रहे हैं तो यह संज्ञा है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है। अर्थात ये जो संज्ञा या सर्वनाम है, जैसे आपका क्रिया के साथ संबंध बताए, स्पेशली क्रिया के साथ ही होता है, तो जो अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब जैसे संज्ञा या सर्वनाम का रूप, जैसे यहां लिख दिया जाए ने, को, से मारा। अब आप देखिएगा यहां एक स्पष्ट रूप से वाक्य निर्मित हो गया। तो कौन संबंध बता रहा है? अन्य के साथ किसने संबंध निर्धारित किया? यहां ने निर्धारित किया, यहां को ने निर्धारित किया और वो यहां से ने निर्धारित किया। यही आपका क्या है?
यही कारक है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो चिन्ह है, ये तो चिन्ह है, ये तो विभक्ति है, लेकिन ये विभक्तियां किसी न किसी कारक को इंडिकेट करती हैं, क्योंकि कारक को पहचानने के लिए हमें विभक्तियों का ही सहारा लेना पड़ता है। बिना विभक्ति के कारक हम पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसी को आप कारक कह सकते हैं, विभक्ति तो है ही है लेकिन इसी को कारक कहते हैं। तो इस कारक ने क्या किया, अन्य के साथ संबंध स्थापित किया और जिससे वाक्य बना, वाक्य में अर्थ स्पष्ट हुआ, ठीक है ना। तो अब कारक क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है उसे हम कारक कहते हैं। अच्छा, यहां इस परिभाषा पर आपको बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य तौर पर समझ लिया जाए कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है जो किसी अन्य के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो कारक समझ लिया गया कि क्या है। अब बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में कारक कितने होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के कारक होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, अर्थात कारक के 8 भेद होते हैं। तमाम विद्वानों ने 6 प्रकार माना है, कुछ ने 7 माना है, संबोधन को इसमें नहीं शामिल किया है। लेकिन सामान्य तौर पर यदि कारक की बात की जाए तो इसके 8 ही प्रकार होते हैं। यदि हमसे आपसे एग्जाम में बाई चांस पूछ लिया जाएगा तो आप 8 प्रकार ही बताएंगे, 6 या 7 पर आप नहीं जाएंगे, 8 प्रकार ही बताएंगे। हाँ, वो किसी अन्य भाषाई व्याकरण में 6 और 8 प्रकार होता होगा, 6 और 7 प्रकार का होता होगा, लेकिन हिंदी व्याकरण की यदि बात कर ले तो कारक के 8 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं, कर्ता कारक, कौन सा, कर्ता कारक, उसके बाद में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ये कारक के 8 भेद होते हैं। इसी को हमको पढ़ना है कि कर्ता कारक क्या है, कैसे किसी वाक्य में पहचानेंगे कि इसमें कर्ता कारक कौन होगा, अभी पहचान पर भी हम बात करेंगे। तो ये कारक के 8 भेद हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, कारक की विभक्ति क्या होती है या उसका परसर्ग क्या होता है। कारक की विभक्ति या उसका परसर्ग क्या होता है, विभक्ति कह लीजिए या उसका परसर्ग या चिन्ह कह लीजिए, इसको हम चिन्ह भी कह सकते हैं, कारक के चिन्ह भी कह सकते हैं। तो जिन प्रत्यय शब्दों से, प्रत्यय का मतलब कोई ऐसा वाक्य या वाक्यांश, शब्द या शब्दांश, प्रत्यय क्या है, कोई शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़े, शब्द के पीछे कोई ऐसा प्रत्यय या जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात कारक की स्थिति स्पष्ट होती है अथवा उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, उसे को ही हम क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ने लगा है, को लगा है, से या द्वारा लगा है, के लिए लगा है, तो इससे ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है किसका किसके साथ संबंध है और कैसा संबंध है। तो उसी स्थिति को स्पष्ट करने वाला जो प्रत्यय है उसी को हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। जैसे ने है, को है, से है, के द्वारा है, के लिए है। अच्छा, ये विभक्ति है और इसी से कारक की पहचान होती है। जहां जिस शब्द के पीछे लगे रहते हैं वो शब्द क्या होता है, वो कारक होता है। विभक्ति आप पहचान जाएंगे तो कारक आराम से पहचान जाएंगे। तो किस कारक की क्या विभक्ति होती है, आगे हम बात कर लें। तो विभक्ति क्या होती है, जिससे कारक की स्थिति स्पष्ट हो, जिससे कारक की पहचान हो, जिससे कारक का अन्य शब्दों के साथ संबंध पता चले, वही क्या होती है, विभक्ति होती है। जैसे किस कारक की क्या विभक्ति है, चलिए इस पर बात किया जाए। किस कारक की क्या विभक्ति होती है इस पर बात। जैसे कर्ता कारक की क्या विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। जैसे
यदि जहां जिस शब्द के पीछे ने लगा रहेगा वह शब्द मान लीजिएगा कर्ता कारक है। जिस शब्द के पीछे ने लगा रहेगा वह कर्ता कारक है। जैसे यहां एक उदाहरण मैंने अभी लिया, राम ने रावण को बाणों से लंका में मारा। अब देखो कर्ता कारक की विभक्ति ने है, जहां ने लगा रहेगा उसके पहला वाला शब्द क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। अब जैसे यहां ने देखो लगा है तो यहां कर्ता कौन हो गया, राम हो गया। ऐसे कर्म कारक की विभक्ति। अच्छा एक चीज यहां और देखिएगा, इसके ब्रैकेट में लिखा है 0 या 0। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि सब जगहों पर कर्ता कारक के साथ या कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है। जब हम डिटेल में कर्ता कारक कर्म कारक के सभी कारकों को डिफाइन करते हुए विथ एग्जाम्पल के साथ जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि कर्ता कारक की विभक्ति ने तो होती है, लेकिन हर जगहों पर कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है। कुछ जगहों पर कर्ता कारक तो होता है लेकिन उसकी विभक्ति ने नहीं प्रयोग होती है, ने प्रयोग नहीं होती है, तो वहां विभक्ति क्या हो जाती है, कुछ नहीं अर्थात 0। तो इस तरीके से कर्ता कारक दो तरीके से हो जाता है, एक तो विभक्ति सहित और दूसरा विभक्ति रहित। ये आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जहां विभक्ति नहीं होती है वहां विभक्ति क्या मानी जाएगी, नहीं लगती है, ये तो 0 ही तो माना जाएगा, इसीलिए 0 लिखा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना कि 0 का क्या मतलब है। ऐसे कर्म कारक है, कर्म कारक की विभक्ति होती है को। अब को के साथ कभी कभी कर्म कारक के साथ को विभक्ति लगती है और कहीं नहीं लगती है, कहीं नहीं लगती। जैसे अब मान लिया जाए, जैसे देखो यहां एक एग्जांपल में जैसे लिया जाए, जैसे मैंने रोटी खाई। अब भाई देखो ने तो विभक्ति लगी है, अब रोटी को तो कहीं नहीं लगा है ना, को तो कहीं नहीं लगा है, तो इसका क्या मतलब, इसमें कर्म कारक है ही नहीं है, लेकिन यहां को विभक्ति नहीं लगी है। तो कहीं कहीं पर कर्म कारक की विभक्ति को लगती है तो कर्म तो है ही है, लेकिन जहां विभक्ति नहीं भी लगती वहां भी कर्म होता है, इसीलिए को लिखा है या 0 लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए कर्म कारक की हो गई को, करण कारक की से या द्वारा, से या द्वारा या के द्वारा। विभक्ति आपको याद करना पड़ेगा, विभक्ति आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अब हो सकता है विभक्ति में कंफ्यूजन हो, क्यों, क्योंकि अभी बात करते हैं। तो देखिए करण से द्वारा, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, अभी विभक्ति समझिएगा। संप्रदान की विभक्ति अब देखो को भी होती है, के लिए भी होती है, हेतु भी होती है, वास्ते भी होती है और निमित्त भी होती है। ये संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कर्म कारक की भी विभक्ति को और संप्रदान की भी विभक्ति को सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप पहचानना समझ पा रहे हैं, क्योंकि को रट लेने से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कारक आपको पहचानना भी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि विभक्ति केवल रट लेने से काम बनने वाला नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे अभी आगे हम बात कर रहे हैं, केवल विभक्ति भी समझिएगा। तो संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए हेतु वास्ते निमित्त। चलिए अपादान, अपादान कारक की विभक्ति से होती है। अब यहां देख लो करण की भी से है और अपादान की भी से है, विभक्ति दोनों की सेम है, लेकिन कैसे पहचानेगी कि कौन सा से करण का है और कौन सा से अपादान का है। तो जब से किसी के अलग होने का बोध होता है, तुलना की जाए, समानता का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां अपादान कारक की विभक्ति से का बोध होता है। अभी पहचान हम बता रहे हैं। चलिए तो अपादान की से हो गई। संबंध, संबंध की विभक्ति होती है संबंध कारक की, का है, के है, की है, रा है, रे है, री है, ये संबंध कारक की विभक्ति होती है। अधिकरण की विभक्ति होती है में अथवा पर या पे पर, में पर या पे पर, ये
अधिकरण की विभक्ति होती है। संबोधन की विभक्ति क्या होती है? हे, अरे, हो, रे, अजी, इस टाइप की विभक्ति संबोधन की होती है। तो विभक्ति आपको समझ में आया? विभक्ति किसकी क्या होती है, अभी केवल इतना आप जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब पहचानेंगे कैसे, क्योंकि विभक्ति देखिए इसमें तमाम कारक ऐसे हैं जहां एक विभक्ति दो दो के लिए होती है, जैसे से दो के लिए है, को दो के लिए है। तो कैसे हम पहचानेंगे, इस पर बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो कारक की पहचान करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है भाई, पहचान कैसे की जाएगी, तो पहले जाने तो कर्ता मतलब होता क्या है, कर्म का मतलब होता क्या है। विभक्ति लगी हो या ना लगी हो, लेकिन कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान होता क्या है, पहले इसको तो जाने, तब आप विभक्ति से उसकी पहचान कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, कर्ता कारक है क्या, देखो भाई, जो कार्य को संपन्न करने वाला होता है, अर्थात क्रिया को जो संपन्न करता है वो है कर्ता कारक। अब आपके एग्जाम्पल में कोई वाक्य दिया है, उसमें विभक्ति चाहे लगी हो चाहे ना लगी हो, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि कार्य को कौन संपन्न कर रहा है, तो जो संपन्न कर रहा होगा वही क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। इसका अलग अलग हम डिफिनेशन सहित एग्जाम्पल के द्वारा कई कई एग्जाम्पल ले करके इसकी व्याख्या हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जो कार्य को करने वाला होता है वो कर्ता कारक होता है। अब ये अपने आप के अपने दिमाग में रखना है कि इस वाक्य में क्रिया को संपादित कौन कर रहा है, वही करता है, ठीक है ना। दूसरा कर्म कारक क्या है, क्रिया से जो प्रभावित होगा, जब कोई काम होगा, कोई क्रिया होगी, तो जाहिर सी बात है उस क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो कोई टेक्निकल समस्या आ गई थी। करण कारक क्या होता है, क्रिया का जो साधन होता है, अर्थात जिस सबसे पता चले कि ये क्रिया का साधन है या उपकरण है, वो क्या हो जाएगा, वो करण कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया होती है, जिस प्रयोजन के लिए क्रिया होती है, उस प्रयोजन का जो बोध कराएगा वो क्या होता है, वो संप्रदान कारक होता है। अगला है अपादान। अपादान कारक से दो ध्रुवों का अलग होना पता चलता है कि एक से दूसरा अलग हो रहा है। अब अलग होने पर जो स्थिर रहेगा वहां अपादान होता है। तो जहां अलगाव सा किसी वाक्य में अलगाव का यदि बोध होता है तो वो अपादान होता है। संबंध क्या होता है, जहां दो पदों के बीच पारस्परिक संबंध का बोध हो वहां संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण जहां क्रिया का आधार होता है, अर्थात क्रिया कहीं किसी आधार पर हो रही, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पुस्तक मेज पर है तो मेज पर है ना, मेज आधार हो गया, मैदान आधार हो गया, तो जो क्रिया का आधार होता है वो अधिकरण होता है। और जहां किसी को पुकारने का बोध होता है, बुलाने का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। तो एक ये परिचय कैसे है इस पर थोड़ा सा चर्चा किया गया। अब आठों कारक का हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे, वहां और ज्यादा आपको कारक क्लियर हो जाएगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में कारक क्या है, कारक के भेद, कारक की विभक्तियां और कैसे उसको पहचानेंगे। अब आठों कारक का विस्तार से व्याख्या एग्जाम्पल के साथ करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।